एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइज्ड एनर्जी ये बता दिया था, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एप्लीकेशन ऑफ आई। देखो नोट्स में आयोनाइज्ड एनर्जी का क्या है, पहला था कि जिसका आयोनाइज्ड एनर्जी कम है वो आराम से इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी is directly proportional to ionization energy of metals। तो डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, तो सीजियम तुरंत इलेक्ट्रॉन देगा, तो सीजियम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे उल्टा होता है, लिथियम ज्यादा होता है। हाँ, तो लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट है, बाकी ऑर्डर पे मत जाओ। तो लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्वेश्चन आएगा, विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि एल सॉलिड रिड्यूस कर रहा है तो किस में जा रहा होगा, Li+ में जा रहा होगा। कंडीशन हम लोग एक्वस रखते ही है, और इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली इसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है। पहले प्रोसेस में लिथियम सॉलिड से लिथियम गैस बनना होगा, और तुम्हें डेल्टा सब्लिमेशन भी देना पड़ा होगा, फिर उससे एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो गैस Li+ गैस बना, यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व हो गया, और Li+ लास्ट में यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो गई। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या रिलीज होती है वो आज देखते हैं हम, क्लियर। तब वो इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है। तो यहाँ पे ये एक प्रोसेस लिथियम सॉलिड से लिथियम+ एक्वस हो गया। सोचो लिथियम का एक लिथियम मेटल लेकर पूरा सॉलिड डाल दो वाटर के अंदर, धीरे धीरे मान लो डिजोल्व हो, कैसा बन जाए Li+ और इलेक्ट्रॉन, या किसी से रिएक्ट करके Li+ और इलेक्ट्रॉन बन गया। तो ओवरऑल केवल आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है, 3 प्रोसेस है, डेल्टा सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो सीजियम का काम है, तो तुम मानोगे कि सीजियम तुरंत इलेक्ट्रॉन देगा, बट हाइड्रेशन एनर्जी Li+ से Li+ एक्वस जो बना ये पार्ट, वो लिथियम का बहुत ज्यादा है, और इसमें इतना एनर्जी रिलीज करता है कि लिथियम सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन देने वाला बन जाता है। इसलिए लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लिखा हुआ लिथियम इज बेस्ट रिडक्टेंट, बेटर देन द सीजियम आल्सो। ऑल्दो लिथियम का क्या है हाइड्रेशन, ये आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर था, ही था ना। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी है क्या जिसमें Li+ में ये ज्यादा रिलीज कर गया। Li+ का तुम देखोगे, Li+ ये भी है और Cs+ है, बट इसका लार्ज साइज है, स्मॉल चार्ज डेंसिटी, एक ही चार्ज है, चार्ज डेंसिटी कम है, और ये क्या है, स्मॉल साइज है। तो उस प्लस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हाई चार्ज डेंसिटी। हाँ, तो ये Li+ है, अब यहां से OH2 डेल्टा माइनस, इस तरह से। ऐसा हुआ ना। हाँ, तो लिथियम प्लस पे जो चार्ज डेंसिटी होगा बहुत ज्यादा होगा, ये Li+, ऐसे है। ओवरऑल चार्ज इसी का साइज इसका बड़ा हो जाता है, और सीजियम क्या है, पहले ही से बड़ा है, बट इस पे चार्ज डेंसिटी कम होगा, ऐसे डिफ्यूज चार्ज डेंसिटी, मतलब ये एकदम फैला होगा, स्प्रेडेड होगा। मान लो 2 मैग्नेट ले लो, एक स्मॉल मैग्नेट ले लें, आयरन फिलिंग उससे आके आराम से आके स्टिक कर जाएगा, स्मॉल एंड पावरफुल। तो लिथियम इज वेरी स्मॉल एंड पावरफुल मैग्नेट, बट उसी मैग्नेट को तुम तोड़ के पूरा पोस्ट पेस्ट कर दो बोर्ड पे, जो मैग्नेट है उसको पाउडर फॉर्म बना दो, और पाउडर फॉर्म बना के पूरे वॉल पे पेस्ट कर दो, तो क्या अभी भी उतना ही मैग्नेटिक पावर रहेगा? नहीं, मैग्नेटिक पावर कम हो जाएगा, इट इज डिफ्यूज नाउ। सीजियम+ अभी डिफ्यूज हो गया, प्लस चार्ज क्या हो गया, सीजियम इतना बड़ा था कि वो डिफ्यूज हो गया लार्ज साइज के कारण। अब OH2 आएगा इसके पास, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ही होगा ना।
इसके आसपास वो उतने मैग्नेट, मतलब ये लेस पावरफुल मैग्नेट हो गया, तो उतने वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसके आसपास ऐसे वाटर आके स्टिक करेगा ऐसे, इस तरह से, है ना। बट इसका साइज फिर भी ये ओवरऑल स्मॉलर साइज रहेगा, स्मॉलर साइज, और ये लार्ज साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड आयन, आयन हैज बीन हाइड्रेटेड। लिथियम प्लस है, उसके चारों ओर आके क्या हो गया, OH टू स्टिक कर गया, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस होता है, तो ये कंसेप्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। HOH है तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस पे डेल्टा माइनस चार्ज आता है, और हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज आता है। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन होता है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन किसी से भी इलेक्ट्रॉन अपने ओर पुल करता है तो उस पर डेल्टा माइनस आ जाता है, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस आ जाता है। तो जब लिथियम पे प्लस चार्ज है तो इसके चारों ओर आसपास ऑक्सीजन का डेल्टा माइनस आके स्टिक करेगा, तो कभी भी प्लस और माइनस चार्ज क्लोज आते हैं तो एनर्जी रिलीज होगी। इस यहाँ पे जो प्लस और माइनस चार्ज आ गए तो एनर्जी रिलीज हो गए, तो एनर्जी इज रिलीज, एंड एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। क्यों एनर्जी रिलीज हुआ, सोचो, लिथियम पे प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, तो प्लस और माइनस चार्ज कभी भी क्लोज आएगा, कहीं भी अट्रैक्शन फोर्स से तो एनर्जी रिलीज होती है। जैसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दो मैग्नेट ले लो, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स है, जैसे ही छोड़ोगे क्लोज आके स्टिक कर गया, तो क्या हो गया, एनर्जी तो रिलीज हो गई। अब तुम उतना उसको एनर्जी दो तो ब्रेक करेगा, यही हुआ ना। अब जैसे कि ये सोचो, कौन सा बोल रहा हूँ, तो एक सोच रहा था, हाँ, प्लस माइनस चार्ज, मान लो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज, जैसे ही छोड़ोगे आके खुद से आके स्टिक कर जाएगा। तब तो स्टिक कर गया तो एनर्जी रिलीज हो गई। अब तुम्हें उसे बाहर करने के लिए, प्लस माइनस को हटाने के लिए अपनी एनर्जी डालनी होगी, पूरा खींच के हटाओगे तो हटेगा, तो तुम एनर्जी बढ़ा रहे हो ना। जैसे अर्थ की ओर चले गए, यहाँ से ग्राउंड पे जंप कर गए, तो ग्राउंड पे क्या होगा, MgH पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हुई, अट्रैक्शन फोर्स है, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। बट उसका अट्रैक्शन फोर्स का अपोजिट आना है तो तुम्हें एनर्जी क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना होगा, तब तुम अर्थ के अपोजिट ऊपर के फ्लोर पे आ पाओगे। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि कहीं भी अट्रैक्शन फोर्स होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इस पॉइंट में कोई डाउट है किसी को, अट्रैक्शन फोर्स में एनर्जी रिलीज होती है। हाँ, ये क्लियर है। तो लिथियम पे क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है। हाँ, तो हाइड्रेशन में क्या हो गया, वही लिथियम में क्या हो गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन पे क्या हो गया, डेल्टा माइनस है, तो ये जाके इधर स्टैक कर गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एनर्जी रिलीज हो गई। एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर हो गया हाइड्रेशन एनर्जी, प्रद्युम्न क्लियर हो गया ना। हाँ, तो हाइड्रेशन एनर्जी हो गया कि ये प्लस माइनस के कारण जो होता है। तो सीजियम में क्या प्रॉब्लम हो गया, क्लियर हुआ ना। लिथियम छोटा है और सीजियम बड़ा है, और दोनों पे चार्ज वही +1 है, तो ये +1 चार्ज बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, हाई चार्ज डेंसिटी होगी, ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वाटर। और सीजियम क्या हो गया, चार्ज डेंसिटी कम हो गई, ये कम अट्रैक्ट करेगा, ये हुआ ना, सीजियम और ये लिथियम। क्लियर। तो लिथियम एक पावरफुल मैग्नेट की काम की तरह काम किया, उसके चारों ओर वाटर आके स्टिक कर गया, उसका साइज ओवरऑल बिगर पड़ गया, और सीजियम का साइज ओवरऑल छोटा होगा। और वाटर में जब भी लिथियम चलेगा ना तो इतने बड़े साइज के साथ चलेगा। तो कौन सा इजी मूव कर सकता है, लिथियम की सीजियम इन वाटर, हाइड्रेटेड स्टेट में कौन सा ज्यादा मूव कर सकता है, Li+ और CS+। नहीं, हाँ, CS+, राइट, CS+ का साइज क्या हो गया, स्मॉलर है ना, तो आराम से मूव करेगा। सोचो स्टेशन पर जाते हो भीड़ भाड़ में, तो जो छोटे आदमी उनको हिंड्रेंस कम लगेगा, जो पतले आदमी हो आराम से निकल जाएगा, जो मोटे हैं उनका क्या होगा, हिंड्रेंस ज्यादा लगेगा, वो जल्दी से जा नहीं पाते, चारों से स्ट्राइक करते जाएंगे। तो लिथियम प्लस को वाटर के बीच मूव करना है,
इतने वाटर के बीच कैसे मूव करेगा, बहुत हैवी है, चारों ओर से वाटर उससे रेजिस्ट करेगा मूवमेंट को। हाँ आनंदी बोलो। सर आपने सीजियम का बोला हाइड्रे हाइड हाइड्रेट आयन होने के Reduction बाद, energy। हाँ हाइड्रेटेड आयन होने के बाद उसका साइज छोटा हो जाएगा। इस उसका कारण इसकी वजह से कि वो जो आयन्स अटैच होंगे वो डिस्टेंस पे अटैच्ड होंगे। हाँ, मतलब वो वीक वीक मैग्नेट की तरह काम करेगा, सीजीएम के आसपास आकर वाटर स्टिक तो करेगा, बट सीजीएम का पावर नहीं है स्टिक कराने का, क्यों, उसमें चार्ज डेंसिटी कम है। ओके। हाँ, तो चार्ज डेंसिटी कम है तो क्या होगा, सीजीएम के आसपास कम आके स्टिक करेंगे फिर वो। ओके। समझ में आया ना। और लिथियम क्या हो गया, हाई चार्ज डेंसिटी है, तो चारों ओर वाटर पे, ऊपर वाटर, सोचो एक मैग्नेट ले लिया जाए, पावरफुल मैग्नेट, उसको आयरन में डाल दो, एक आयरन, उसके ऊपर दूसरा आयरन, तीसरा आयरन, लगातार स्टिक करते चला गया वो, तो पूरा आयरन का फिलिंग स्टिक हो जाएगा ना स्मॉल मैग्नेट के आसपास, दूर तक चला गया, वो पावरफुल मैग्नेट है। और सीजीएम लेस पावरफुल मैग्नेट है, तो थोड़ा बहुत लेयर उसके ऊपर आया, बाकी नहीं आया। तो सीजीएम पहले बड़ा था बट वाटर कम ही स्टिक किया, तो ओवरऑल साइज छोटा रह गया, वो थोड़ा बढ़ पाया वो। और लिथियम का साइज बहुत बड़ा हो गया। क्लियर टू एवरीवन। ओके। ओके, देन नेक्स्ट। अभी नोट्स में आगे देखो क्या दिया हुआ। हाँ, इक्वस स्टेट में क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कितना होगा, डेल्टा एस, सब्लिमेशन, ये तो सब तो लिखा था, ये तो बता दिया। अब उसका आगे पेज पे देखो, लिथियम प्लस का दिखाया हुआ हाइड्रेटेड आयन। नाउ हाइड्रेशन एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज कितना डेंस है उस पर डिपेंड है ना। चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा, कितना ज्यादा चार्ज है और कितना साइज छोटा है। हाइयर द चार्ज मोर द अट्रैक्शन पावर, स्मॉलर द साइज, क्या होगा, चार्ज डेंसिटी विल इंक्रीज ऑन द आयन, सो इट विल अट्रैक्ट मोर water towards itself. So hydration energy is directly proportional to charge on cation divided by size of anion. And it is not so कि only cation is hydrated, anion will be also hydrated, but उसके और कौन सा एंड आएगा वो करेंगे हम लोग अभी। हाइड्रेशन एनर्जी में इसमें वाटर वाला एंड आएगा अभी, ये एंड आएगा, ये पार्ट हम लोग का लास्ट में है अभी। तो अभी कैटाइनिक का हाइड्रेशन बताया मैंने सिर्फ। ओके, देन ऑर्डर ऑफ साइज क्या हो गया, Li प्लस सोडियम प्लस, कौन सा बड़ा था, इन गैस आयनिक साइज इधर इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, और इधर क्या होगा, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन उल्टा हो जाएगा, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन डिक्रीजेस। लिथियम प्लस सबसे बड़ा है, तो आयनिक मोबिलिटी किसकी ज्यादा हो गई, लिथियम प्लस आराम से, सीजियम प्लस आराम से मूव कर रहा है, तो कौन से आयन जल्दी मोबाइल हो रहा है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ सीजियम प्लस इंक्रीजेस। ये सबके नोट्स बना रहे हो ना तुम लोग, जो मैंने भेजा है नोट्स, उसको देख के कॉपी करना है, प्लस बुकलेट से कुछ अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन लगे, वो ऐड करते जाना। राइट, ये जिसका जितना अच्छा नोट्स होगा, और हर आईटीएंस का अपना अलग नोट्स होता है, ये याद रखना। जो जितना अच्छा नोट्स बना पाया उतना आईआईटी तक जाएगा। टीचर एक कॉमन प्लेटफॉर्म ही देता है, और तुम्हारा काम है कि कॉमन से अनकॉमन अपने आप को कैसे बनाते हो, कितनी पॉइंट्स ऐड करते हो अपने नोट्स में, कितने फैक्ट्स ऐड करते हो, कितने बुक्स रीड करके उसमें डालते हो। ऐसे बुकलेट सॉल्व करो, अवस्थी की बुक सॉल्व करो, वीके जायसवाल सॉल्व करो, उससे अच्छे क्वेश्चंस ले आओ, उसको इसमें पुट करो, तो तुम्हारे नोट्स अच्छे होते जाएंगे, फिर कहीं से आईआईटी में आ जाए सब तुम्हारा ही है, तुम्हारे नोट्स ही आएंगे। रैंक वन का नोट्स देखोगे तो लगेगा ही नहीं, वो इतने सारे पॉइंट्स लोग ऐड कर देते हैं। ओके, सो ऑर्डर ऑफ साइज इन हाइड्रेटेड आयन, एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा होता है वो। हाँ, तो कंडक्टिविटी किसका ज्यादा हो गया, कौन सा ज्यादा कंडक्ट करेगा, LiCl की CsCl। ये जो मैंने बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी के लिए, कई बार का आया हुआ क्वेश्चन है।
तुम्हें मान लो कि वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, तो कौन सा आयन डालना बेटर होगा, LiCl के CHCl? हाँ, CHCl, गुड। ये याद रखना अच्छे से, Cgm प्लस ओवरऑल साइज छोटा है, तो उसको वाटर से हिंड्रेंस कम मिलेगा, तो आराम से मूव कर पाएगा। और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे तुमसे, कई बार आईआईटी में हुआ, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। इससे ज्यादा रिड्यूसिंग कुछ भी नहीं। बहुत स्ट्रेंज लगता है, इसीलिए पूछते हैं, क्योंकि सबको लगता है तो सीजीएम देगा इलेक्ट्रॉन। सीजीएम बहुत फास्ट रिएक्ट करता है ना, एक्सप्लोड कर जाता है वाटर में। बट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब हो गया इसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई, वो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट हो गया। थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जाते जाते क्लियर होता है, बट अभी तो लर्न तो कर ही लो कि लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एस एंड पी ब्लॉक कैटायन इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। इससे आईआईटी में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, इन लोगों के टेस्ट में कुछ आ जाए या बुकलेट में आ जाए तो ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ पहला, मेटल कैटायन इज स्टेबल इन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब Mg+, Mg2+, कौन सा स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, Mg2+। तो हायर स्टेट स्टेबल कर रहे हो ना, एल्यूमिनियम का Al+, Al2+, Al3+, Al4+, कौन सा स्टेट स्टेबल होगा, हायर स्टेट तभी होगा जब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी गैप इज स्लाइटली हायर देन द प्रीवियस वन। ये पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है, 2 मिनट रुको, ये पॉइंट पढ़ो तो।
ओके, ये पढ़ा तुम लोगों ने, क्या था? हाँ देखो, रिलेटिव स्टेबिलिटी में क्या हो गया कि मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी का यदि गैप कम है तो हाइयर तक जाएगा, बट आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप बड़ा हो गया, मतलब अचानक आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज ही नहीं करेगा वो। यही है ना? दूसरे में देखो, सेकेंड स्टेप क्या हो गया, मेटल कटायन इज स्टेबल इन इट्स लोअर स्टेट। अब जब गैप हाइयर हो गया, जैसे सोडियम के लिए I1 और I2 के बीच गैप बहुत बड़ा है, I1 बहुत कम एनर्जी लग के बाहर आ जाएगा, सोडियम तो एयर में बाहर आ जाता है इलेक्ट्रॉन, यही है ना? एयर से रिएक्ट करके Na2O बनने लगता है, इसलिए उसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं सोडियम को। अब क्या होगा कि I2 उसका बहुत हाई हो गया। क्यों? थोड़ा इसे पढ़ो तो क्या दिया हुआ।
ओके, ये पॉइंट पढ़ा तुम लोगों ने रिलेटिव स्टेबिलिटी वाला? अरे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एस एंड पी ब्लॉक कैटायन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो कुछ कोरोना काल में सबको इतना प्रॉब्लम है ना, और सबको एक ही रिक्वायरमेंट है कि कुछ पैसे कहीं से मिल जाए। बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है ये। इकोनॉमी इतनी डाउन है, पूरा वर्ल्ड मार्केट सिंक कर रहा है। कहाँ से कोई कितने लोगों को भी हेल्प कर सकता है बताओ? मेरे पास रोज ऐसे कितने कॉल आते हैं। चलो ठीक है, देखेंगे। मैं ये कौन सा कर रहा था मैं, हम जीडीपी। हाँ यार, बहुत नीड है। सुन के भी क्या करे, सबको अफसोस होता है। हेल्प तो सबको एक दूसरे को करना चाहता है, बट कितने लोगों का कितना आदमी हेल्प कर पाएगा ये बताओ। इसमें बहुत प्रॉब्लम वाली चीज है। जल्दी उठने वाला है नहीं मार्केट से। चलो उधर जाऊंगा तो फिर मैं। मेटल के टाइम देखो, मेटल के टाइम कितना हो गया, स्टेबल है इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यही है ना? हाँ, मैं सोडियम का बता रहा था कि गैप अचानक बड़ा हो गया ना, तो लोअर वाला ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे Na+ से Na2+ बनने में बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो Na+ ज्यादा स्टेबल होगा। ये लिखा हुआ है ना, नीचे दिखाया हुआ है कि वाई Mg मेटल इज स्टेबल इन +2 स्टेट रेदर देन +1। मतलब +1 से +2 जाने में ज्यादा एनर्जी नहीं लग रहा है, तो दो दो इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर आ जा रहे हैं। बट +2 से +3 जाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग जा रहा है, इसलिए तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा है। एल्यूमिनियम में क्या हो रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दूसरा भी निकलने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहा, वो भी आ जा रहा है, तीसरा भी निकलने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन निकले उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आ जा रही है इसमें। तो बट चौथा नहीं निकल पा रहा, क्यों? गैप हाइयर हो गया, वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। वही गैप वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था, I1 I2 I3 I4, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये बोला था ना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और I4 कितना है, 100 है। तो गैप अचानक बड़ा हो गया ना 3 के बाद। इसका मतलब 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो एलिमेंट कौन सा हो सकता है, गेस करने को बोलेगा तुम्हें। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसी में से कोई होगा। एक और पॉइंट दिया हुआ है, देख लो, बुकलेट में भी है ये पॉइंट। व्हेन डिफरेंस इन टू सक्सेसिव, ये कम इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ। डिफरेंस इन टू सक्सेसिव स्टेट इज 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लोअर स्टेट इज नॉट स्टेबल। यदि 10 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तब तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल जाएगा फिर वो, है ना? जैसे I1 I2 एक डेटा दिया हुआ है, 6 है, 18.8 है, 28.4 है, 120 है। तो 6 से 18.8 जाओ तो गैप 12 का है, तो दूसरा भी निकल जाएगा। 18.8 से 28.4 जाओ तो 10 का गैप है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, राइट? और I3 से I4 में जाओगे तो अचानक गैप 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा पड़ गया, तब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाएगा। तो गैप अचानक यदि 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा पड़ गया ना, तो नहीं निकलेगा। 15 16 से कम रहा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, 15 16 ऐसे। तो इसीलिए क्या हो गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बाहर गए? हाँ, तो इसमें तुम्हें तीन, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, मतलब I3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे। सोडियम में वही क्या हो जा रहा है, देखो, I1 और I2 है, गैप कितने का है? अचानक बहुत बड़ा गैप आ गया 16 से ज्यादा का, तो कवर ही नहीं हो पाता, कोई उतना एनर्जी दे ही नहीं पाता है। तब क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर। 16 से कम रहता तो दोनों निकल सकते थे फिर। ओके, नेक्स्ट, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डी ब्लॉक मेटल कैटायन इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, तो उसमें एक गैप का दिया हुआ I1 I में, ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहे तो क्या होगा। डी ब्लॉक में देखो, सक्सेसिव आई के गैप यदि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, लिखा हुआ है ना? और वही गैप 11 और 20 के बीच में है,
तब दोनों स्टेबल होंगे, तो Fe2+ Fe3+ दोनों आ जाएगा। मतलब 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकाल दो, हायर स्टेट पे आ जाएगा। और 11 से 20 के बीच में आएगा तब दोनों स्टेबल होंगे। बट 20 से ज्यादा हो गया तब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। और सब एस और पी ब्लॉक के लिए क्या था, 16 से ज्यादा हो गया तो बाहर नहीं आएगा। यहाँ 20 से ज्यादा हुआ तो बाहर नहीं आएगा, बट 11 से 20 में है तो बाहर आएगा, दोनों स्टेबल होंगे। और 11 से कम होंगे तो हाइयर। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो फर्स्ट एंड सेकंड आई कितना हो गया, ये दिया है कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए इसके लिए। इसका मतलब कौन सा स्टेट स्टेबल होगा, ये ए हो गया, तो ये ए से A+ बनने में इतना चाहिए, और ये A+ से A2+ बनने में चाहिए, तो कौन सा स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। गैप बहुत बड़ा हो गया क्या, नहीं 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। तो गैप यदि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है ना, इफ लेस देन 11, तब तो दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, तब तो ये दोनों निकल जाएंगे। तो क्या स्टेबल होगा, A+ की A2+, A2+ इज मोर स्टेबल, वो बाहर आ ही जाएगा क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। और पी ब्लॉक के लिए दो ही रेंज था, 16 से कम या 16 से ज्यादा। यहाँ 3 रेंज दिख रहा है, 11 से कम मतलब हाइयर वाले, और बी को देखो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कौन सा स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, ये I1 I2, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा कि दो, विच स्टेट इज मोर स्टेबल, B+ की B2+, सोचो। हाँ दोनों स्टेबल होंगे, राइट, क्योंकि गैप कितने के बीच में है, करेक्ट, गैप इज व्हाट 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, तो ये 11 से 20 के बीच में, मतलब दोनों स्टेट स्टेबल होंगे। जैसे कैसे होता है दोनों स्टेट, Fe2+ Fe3+, Cu+Cu2+, यहाँ पे B+ और B2+, ये दोनों स्टेबल होंगे। और सी में क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गैप ये तो ऐसे ही मालूम चल रहा है, इतना ज्यादा हो गया कि ये मिलेगा ही नहीं, तो यही स्टेबल होगा ना, इसका C+ स्टेबल, यही नोट्स में दिया हुआ है, देख लो। ओके नेक्स्ट, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये एडवांस में पूछ दिया था, पूछ दिया, बट नहीं पूछते ये। F2, हाँ अब ये जैसे मैंने बोला लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लिथियम क्या था, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेंट लिखते हैं उसे हम लोग। उसी तरह F2 क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट, अरे ये F2 लिखना था मुझे, उल्टा हो गया ना। F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडेंट है। लिथियम क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वो किसी को भी रिड्यूस करता है ना, और रिडक्टेंट, वो दूसरे को रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट है। क्लियर। अब X2 के लिए क्या होगा, ये थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे, X2 से इलेक्ट्रॉन लेके क्या किया जा रहा है, वैसे वही है, कर ही लो, वहां भी कर लेंगे, बट यहाँ अवॉइड कर सकते हो, यहाँ ये सब नहीं आएगा। X2 से X- जा रहा है, तो ये क्या हो गया, खुद रिड्यूस हो गया, रिड्यूस्ड, जिसका जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो रिड्यूस हो गया है ना, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। X2 जब जाएगा तो पहले 2x क्या आएगा, यहाँ बॉन्ड एनर्जी इन्वॉल्व हो गया, X- जाते जाते, और X- एक्वस बनाना है तुम्हें, और 2x जो हो गया इलेक्ट्रॉन गेन किया था, यहाँ 2x- बनेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है जो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और 2x- से इधर जाएगा तो ये हाइड्रेशन एनर्जी है, तो इसमें भी 3 फैक्टर है। पहले ब्रेक करो, लिथियम जैसे मेटल का कैसे बताया था, लिथियम को गैसेस बना दो, फिर उसको Li+ और इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर हाइड्रेशन एनर्जी से इधर ले गया, तो यहाँ भी ये 3 टर्म आ गया, पहले Cl2 है, पहले बॉन्ड ब्रेक किया Cl वहां एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, Cl एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, तो इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, तो Cl- बन जाएगा, फिर हाइड्रेशन एनर्जी इन्वॉल्व, तो ये अमॉन्ग दिस F2 स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है। क्यों,
उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा। F माइनस का साइज छोटा है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, कौन सा ज्यादा हाइड्रेट होगा? ये ना, हाई चार्ज डेंसिटी, बिल्कुल लिथियम जैसा, हाई चार्ज डेंसिटी, तो मोर हाइड्रेट हुआ। इसका आसपास आकर वाटर ज्यादा स्टिक कर गया तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो फ्लोरीन आराम से F माइनस एक्वस बन जाता है। तो ये याद कर लेना, F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट है, किसी को भी तुरंत ऑक्सीडाइज करेगा। और लिथियम क्या हो गया? स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट। तो ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते रहते हैं कहीं कहीं स्टेटमेंट में, 4 स्टेटमेंट पूछा उसके बीच में पूछ लेंगे। फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। फ्लोरीन किसी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पूछा जाए तो फ्लोरीन है। क्यों? वो जेनॉन से भी रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन से भी करेगा, बोरॉन से भी करेगा, सबसे कर जाता है वो। इनर्ट गैस से भी, मेटल से भी रिएक्ट करेगा। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पूछा जाए तो फ्लोरीन, वो सबसे रिएक्ट करेगा। और मोस्ट रिएक्टिव मेटल पूछा जाए तो मेटल में अल्कली मेटल, और अल्कली मेटल में भी सबसे नीचे सीजियम है जो हाईली रिएक्टिव होगा। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल सीजियम, और मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट F2 फ्लोरीन। मोस्ट रिएक्टिव मेटल ये होगा सीजियम। ओके, तो जब F2 से F माइनस बना रहे हैं तो फ्लोरीन का इतना ज्यादा पावर होता है कि किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, है ना। तो F माइनस से F2 बना पाओगे क्या? इम्पॉसिबल है। तो F माइनस से F2 नहीं बनता। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पुल कर सके। हाँ, तो बाय द यूज ऑफ द बैटरी, बहुत सारे बैटरी डालते हैं हम लोग, F माइनस से F2 बनाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करके। फ्लोरीन गैस बनाना होगा ना, तो F माइनस लेते हैं, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करके F2 बनाते हैं। तो फोर्सफुली उसका इलेक्ट्रॉन पुल करना पड़ता, नहीं तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऐसा एजेंट नहीं है जो F माइनस से F2 बना दे। F2 आराम से कहीं भी इलेक्ट्रॉन लेके F माइनस होगा। इवन F2 को वाटर के साथ डाल दो ना, तो वाटर में क्या होगा? H2O है, ऑक्सीजन पे चार्ज है ना, ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है वो F2। और यहाँ से ऑक्सीजन को नेसेंट बना जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन O2 और O3 बन के बाहर जाने लगता है। सोचो फ्लोरीन गैस को वाटर से पास करोगे तो ऑक्सीजन गैस बाहर आने लगेगा। क्यों? फ्लोरीन क्या किया कि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ गया, तो ऑक्सीजन एटम बन गया, एटम बन गया तो ऑक्सीजन एटम O2 O3 बन के बाहर आने लगता है। Ft प्लस H2O ऐसे होता है। और फिर ऑक्सीजन बना तो फ्लोरीन उससे भी रिएक्ट करके उसको भी OF2 बना देता है ऐसे। हाँ, तो अब जब हम लोग ये बात करें कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन सा हो गया? F2 क्या था? F2 क्या था यहाँ पे? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको तुम रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं। क्यों? ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। बट ये कौन सा रिड्यूसिंग होगा? वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? इससे ज्यादा वीक रिड्यूसिंग एजेंट नहीं मिलेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन ही नहीं देगा, तो वीकेस्ट हुआ कैसे? मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट हो ही नहीं पाएगा। ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पूछा जाता है F माइनस से अच्छा Cl माइनस हो, तो कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन दे भी देगा। Br माइनस और I माइनस तो वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो पूरे ऑर्गेनिक में हम लोग HI एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लोग, हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके, चलो आयोनाइजेशन एनर्जी टॉपिक खत्म हुआ अपना। अब दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। टॉपिक्स तो अभी बहुत सारे बाकी हैं, सिलेबस ज्यादा है। सर ने बोला था कि बड़े बड़े लेक्चर लेना, बट मैंने 2-2 घंटे का ही रखा है, जरूरत पड़ेगा तो सैटरडे ले लेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके। चलो इतना तक में कोई डाउट पहले बता दो, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टार्ट करते हैं। नो डाउट, ओके। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया?
आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम लेना था और उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर करना था, ये था ना। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, उसी आइसोलेटेड एटम को लेना है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन को अंदर एंटर कराना है। आयोनाइजेशन में क्या था, इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे बाहर करना था, ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके इसके अंदर ऐसे पुश करना है, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके अब H माइनस बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन देके H प्लस बन गया था तो आयोनाइजेशन था, इलेक्ट्रॉन लेके H माइनस बन गया तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहोगे या इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी, इंथाल्पी एक टर्म होगा, इंथाल्पी मतलब डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सॉर्जिक, एंड डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एंडोर्जिक, मतलब एनर्जी रिलीज होता है ना। इंथाल्पी में एक टर्म याद रखो, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है, थोड़ा सा भी डिफाइन कर देता हूं फिर देखते हैं। एंथैल्पी एच को बोलते हैं, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गया, चेंज इन एंथैल्पी। जैसे C प्लस O2 गैस गिव्स आउट CO2 प्लस 393.5 किलो जूल पर मोल दिया इसने, ठीक है। अब C प्लस O2 गैस गिव्स आउट CO2, ये ओल्ड कंसेप्ट हो गया, ये ओल्ड नोटेशन हो गया। न्यू में बोलते हैं हम लोग कि एनर्जी को इसमें प्लस माइनस नहीं दिखाएंगे, हम लोग डेल्टा एच को लिख देंगे -399.5 किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल 393.5 किलो जूल हम लोग की एनर्जी रिलीज कर रहा है, ऐसा दिखा देंगे। तो ये डेल्टा एच निगेटिव मतलब एक्सॉर्जिक एनर्जी रिलीज हुआ। एंथैल्पी में बस ये याद रखना, ये एनर्जी रिलीज हो रहा है, डेल्टा एच निगेटिव मतलब एक्सॉर्जिक, और डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया तो एंडोर्जिक। हाँ, तो ये क्लियर हो गया ना। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है न्यूक्लियस से बाहर, तो न्यूक्लियस से बाहर निकालना डिफिकल्ट है, तो एनर्जी देना पड़ता है, बट इलेक्ट्रॉन यदि न्यूक्लियस पर आएगा तो एनर्जी रिलीज करता है। इसमें भी तुम्हें क्या बताना होगा, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम ले लो, एक इलेक्ट्रॉन आके इसमें एंटर कर दे, तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, यही होगा ना। हम्म, नोट्स में देखो। हाँ, तो यहाँ पे होगा एनर्जी इज रिलीज। नोट्स में एक पॉइंट दिया हुआ, क्या दिया हुआ देखो तो, नेट एनर्जी रिलीज इज x+y, क्या लिखा हुआ है, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम लिखा, एक आइसोलेटेड लिया तुमने जो वहां पे था, न्यूट्रल ले लिया तुमने, जैसे H ले लिया, Cl ले लिया, गैसियस एटम ले लो, मतलब एक को बाहर ले लिया तुमने। अब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो हो गया, जब इस साइड अंदर आएगा तो ई इलेक्ट्रॉन आ गया, यही हो गया ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू अट्रैक्शन, न्यूक्लियस फोर्स का अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, एनर्जी रिलीज हुई, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, तो उसके कारण एनर्जी हम लोग को देना पड़ता है। इसमें टोटल दो पार्ट हो गया, एक हो गया कि इस पे न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इस पे ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं, रिपल्शन फोर्स, और न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, एफ अट्रैक्शन ड्यू टू व्हाट, न्यूक्लियस। यदि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन नजदीक आएगा, तो अट्रैक्शन फोर्स ही ज्यादा होता है तभी तो इलेक्ट्रॉन नजदीक आता है ना, क्यों, न्यूक्लियस कंसंट्रेटेड है, हाई चार्ज डेंसिटी है, और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज है तो उतना रिपेल नहीं कर पाएगा, नहीं तो जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन भी है। फिर भी ओवरऑल प्रोटॉन का फोर्स क्यों पड़ गया, क्योंकि ये छोटा साइज है, स्मॉलर साइज के कारण हाई चार्ज डेंसिटी है, तो इसका ओवरऑल अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा पड़ जाता है देन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो क्या हो गया, एक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, यही ग्रेटर पड़ गया देन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो जब अट्रैक्शन है तो एनर्जी रिलीज होगी, तो वही उसने दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट कर रहा है तो उससे एक्स एनर्जी रिलीज हुई, और जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो गया वो क्या हो गया, उसके कारण एनर्जी देना पड़ा वाई। ओवरऑल एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तब एनर्जी रिलीज होती है।
तो डेल्टा एच एंथैल्पी क्या हो गया, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन, इसको इजी लिखा हुआ है, ये डेल्टा एच एंथैल्पी है। इलेक्ट्रॉन गेन क्या हो गया, माइनस एक्स प्लस वाई। माइनस एक्स क्या हो गया, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स के कारण एनर्जी रिलीज हुई, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के कारण जो एनर्जी एब्सॉर्ब हो रहा है वो वाई ले लो। ओवरऑल क्या हो गया, एनर्जी रिलीज इज मोर। ये यूजुअली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या हो गया, एफिनिटी मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन टुवर्ड्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन। तो हर एलिमेंट का अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो तुम बोलते हो अरे इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, बट इनर्ट गैस का नहीं होगा। इनर्ट गैस के आसपास इलेक्ट्रॉन रख दो तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलोगे अरे ये तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर ही नहीं कर रहा है। जेनॉल ले लो, इलेक्ट्रॉन रख दो, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर ही नहीं करेगा। सौ डाउट पूछा तो मेरे को। फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन गेन एंड सेकंड वन इलेक्ट्रॉन रिपेल। हाँ, फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये जो आ गया ना अट्रैक्शन फोर्स, जब ये न्यूक्लियस के कारण हो गया तो मान लो एक्स किलो जूल रिलीज किया, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के कारण वाई किलो जूल एब्सॉर्ब हो रहा है ना, रिलीज हुआ। बट किसका फोर्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज्यादा है, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई ना। ओवरऑल एनर्जी रिलीज कितना हो गया, माइनस एक्स प्लस वाई। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा तो एनर्जी लगातार रिलीज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो गया तो वहां पे एनर्जी लगातार एब्सॉर्ब हो रहा है, नहीं तो आएगा ही नहीं। बट ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एक्स निगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज्ड। और पॉजिटिव आ रहा है मतलब तुम्हें एनर्जी एब्सॉर्ब। ये अभी बताया था प्रीवियस पेज पे, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज। ये सिंबल लर्न कर लो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जीरो फॉर व्हाट, तीन ही है। इनर्ट गैस वो बिल्कुल नहीं इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 15, यही तीन तो आयनाइजेशन एनर्जी में था ना। बट ग्रुप 15 में फास्फोरस वगैरह थोड़ा ले भी लेते हैं, बट नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं लेता, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बेरियम रेडियम या इनर्ट गैस या नाइट्रोजन दे दो और इलेक्ट्रॉन तो वो लेगा ही नहीं, तो तुम बोलोगे अरे इसका एफिनिटी नहीं इलेक्ट्रॉन के प्रति। ओके, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला पार्ट था। अब देखो इसका डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कब, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू, वेयर टू ऐड, आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम। अच्छे से याद कर लेना, आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम। ये नहीं कि Cl2 में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है, Cl में ऐड करना है। Cl2 गैस हो गया ना, अब I2 सॉलिड लेके इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना। I2 सॉलिड नहीं, I2 गैस में नहीं, आयोडीन एटम बाहर करना है। इमेजिन करो कि एक आयोडीन एटम किसी तरह अलग ले लिया गया, अब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब आइसोलेटेड होना चाहिए, वो गैसियस हो जाना चाहिए, न्यूट्रल एटम हो गया तो उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा हम लोग। ये 2 क्या हो गया, एक्स गैस, पहला इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर दिया तो इसको हम लोगों ने बोला एक्स माइनस गैस, ये हो गया ये 1, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1। एक्स माइनस गैस फर्दर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करे तो x2 माइनस गैस हो गया। ये डेल्टा एच यूजुअली निगेटिव आ रहा है सिर्फ 3 को छोड़ के, एक्सेप्ट व्हाट, नाइट्रोजन ग्रुप 2 और 18, बाकी सबके लिए निगेटिव है ये। बट ये ऑलवेज नेगेटिव है, इसका डेल्टा एच निगेटिव ही होगा, क्यों, ये पूछते रहते हैं वो, ऐसा क्यों हो गया। इलेक्ट्रॉन आयन रिपल्शन, ये दोनों में रिपल्शन ही है तो दोनों निगेटिव एनर्जी है, तो कभी एक एक्स माइनस से इलेक्ट्रॉन उसके आसपास कैसे जाएगा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। पहले वो न्यूट्रल था तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन काम कर रहा था, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन, ये तो इसी दोनों में रिपल्सन हो रहा है, तो फोर्सफुली तुम्हें इलेक्ट्रॉन को अंदर डालना होगा तो डेल्टा एस नेगेटिव होता है। नाउ x2 माइनस गैस है, अब इलेक्ट्रॉन हो गया xt माइनस गैस, इसको क्या बोलेंगे, Ea3, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3।
ये 1, ये 2, ये 3, यही हुआ ना। तो ये भी क्या होगा, डेल्टा एच निगेटिव होगा। क्यों, यहाँ भी रिपल्सन है। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन गैस दोगे ना और इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो तो वो एक ही कैप्चर करता है, आगे कैप्चर ही नहीं करता वो। यहाँ डेल्टा एच निगेटिव होगा। और जब तुम O माइनस गैस को तुम सोचोगे कि एक इलेक्ट्रॉन और ले ले, तो नहीं लेने वाला। O2 माइनस गैस जो बनेगा ना, तो डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाता है यहाँ पे, मतलब एंडोर्जिक हो जाता है। तो भी कंपाउंड में O2 माइनस बनता है ना। बट सिर्फ तुम ऑक्सीजन एटम ले लो और इलेक्ट्रॉन दे दो तो सिर्फ O माइनस बन के रह जाएगा। वो कंपाउंड की बात अलग हो गई, वहां पर लैटिस एनर्जी इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे Ca2 प्लस और O2 माइनस ऐसा बन जाते हैं। दोनों में इतना अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है कि सारे एनर्जी को पार कर देता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लैटिस एनर्जी। ये लास्ट में करेंगे लैटिस एनर्जी, ये वाला पार्ट लैटिस एनर्जी पार्ट में। बट अभी ये बहुत स्ट्रेंज फैक्टर, इसलिए बार बार पूछते हैं ये पॉइंट। ये याद रखना कि इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब भूलते रहोगे तुम तो आईटी भी पूछते रहेगा, जब तक तुम भूलोगे तब तक पूछेगा वो। अब पूछते ही आ रहा है, सबको मालूम है क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर भी एग्जाम में जाकर तुम भूल जाओगे। O माइनस गैस एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर ही नहीं सकता, है ना। क्यों, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है तो O2 माइनस गैस हो गया। तो डेल्टा एच इसका पॉजिटिव हो, ओवरऑल जब तुम लिखोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। मतलब एक ऑक्सीजन गैस तुम सोचते हो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है। एक एटम लेके देखो, एक ही कैप्चर करेगा वो गैस और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर O2 माइनस गैस बन गया। तो पूछता है कि इसका डेल्टा एच क्या होगा, तो तुम्हें लगता है कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 8 जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, इसीलिए तो पूछता है। बट तुम्हें नोट्स बार बार याद है तो फायदा नहीं, तुम्हें मार्क्स मिलेगा फिर। तो डेल्टा एच ओवरऑल पॉजिटिव ही आता है यहाँ पे। ये दोनों स्टेप को ऐड कर दो ना तो ओवरऑल पॉजिटिव ही आ गया। मतलब O से O2 माइनस गैस बनाओगे तो तुम्हें एनर्जी देना पड़ेगा। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एनर्जी इज, अभी याद हो गया ना, ये एनर्जी इज एब्सॉर्ब। ओके, अब देखो नेक्स्ट में ये सब वही लिखा हुआ है। व्हेन वन मोर इलेक्ट्रॉन इज एडेड, वही बताया हुआ कि रिपल्सन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। फिर नोट में देखो उसमें दिया हुआ कि पहला हमेशा इलेक्ट्रॉन यानी एंथैल्पी निगेटिव होगा, एनर्जी रिलीज होती है। और सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन यानी एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब ये 2 ये 3 ये 4 हमेशा उसमें एनर्जी देना पड़ेगा तुम्हें। यही है ना। हाँ, वही लिखा हुआ है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज यूजुअली पॉजिटिव एंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज आर ऑलवेज नेगेटिव। यही है ना। एक्स प्लस ई माइनस एक्स माइनस गैस बना, प्लस एनर्जी है। एक्स माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन X2 माइनस गैस बना, वो भी इस तरह से आ गया। व्हेन एन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वैलेंस शेल ऑफ एटम एलिमेंट देन 2 फोर्सेज ऑकर्स। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये तो बात कर चुके हैं हम लोग। हाँ। अब इसके ट्रेंड पे आ जाओ। ट्रेंड वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ये तो डेफिनेशन हो गया। तो ट्रेंड में देखो, पीरियोडिक ट्रेंड मैंने बताया था कि इन द पीरियड जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। तो क्या होगा, तीनों प्रॉपर्टी कौन कौन सा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज करेगा, यही था ना। और ये तीनों क्या होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, आई ई ए और ई एन डिक्रीजेस। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया कि जब न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जा रहा है पीरियड में, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जा रहा है तो उसको आयोनाइज करना डिफिकल्ट होगा एक इलेक्ट्रॉन को, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उसका बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो कैप्चर करेगा ना, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगा और आई भी बढ़ेगा। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी कैप्चर करेगा, लिथियम की फ्लोरीन। वही बढ़ते जाता है, राइट। लिथियम और फ्लोरीन का, यही है ना। अब देखो, तो इन द पीरियड हम लोग का हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा। मेटल्स लिथियम है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन कैप्चर नहीं करेगा, देन व्हाट, Li Be Be CnOF,
ऐसे हो गया। तो अब ये ग्रुप 2 है। एक्सेप्शन क्या था हम लोग का, ग्रुप 2 और ग्रुप 15, वहां भी वही एक्सेप्शन था, यहाँ भी यही था। ये कंप्लीटली फिल्ड है NH2, और ये क्या हो गया NP3, ये हाफ फिल्ड है। तो ये दोनों स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर ही नहीं करेंगे, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। नियोन क्या हो गया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया। इसका भी वही है, यही तीन था ना एक्सेप्शन, बहुत हाई हो जाता था आई वो लोग। बेरिलियम बोरॉन के आगे गया था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के आगे, फिर यही एक्सेप्शन होगा। तो होगा क्या, सबसे कम तुम्हें क्या लग रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम कौन सी होगी आउट ऑफ ऑल, कौन सा बिल्कुल नहीं रहेगा? इट इज इनर्ट गैस, वो तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन कैप्चर नहीं करेगा, राइट। देन बेरिलियम, है ना, ये तो कंप्लीटली फील्ड है, कहाँ लेगा वो इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन हाफ फील्ड है तो जा भी सकता था, ऐसे है ना। और सबका डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब सब में इलेक्ट्रॉन दोगे ना तो कैप्चर ही नहीं करेगा, उसको फोर्सफुल इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तुम्हें। मतलब एनी गैस ऐसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर करे ना, एनी माइनस हो गया ना, तो ये अपने आप नहीं होगा, तुम्हें एनर्जी देनी पड़ती है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। उसी तरह नाइट्रोजन का एक आइसोलेटेड गैस ले लो, एटम की बात कर रहे हैं हम लोग, N2 की नहीं, N2 तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, जल्दी नहीं लेगा, तो डेल्टा एच इसका भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब बताओ। हाँ नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद अब ये देखो NP1 है और ये NS1 है, यहाँ भी एक्सेप्शन, कौन सा क्लोज टू न्यूक्लियस है, NS की NP? NS है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट कौन सा करेगा, NS, NP कम अट्रैक्ट करता है ना। यहाँ पे भी क्या हो गया, एक एक्सेप्शन हो गया कि बोरॉन आ गया, क्यों, ये 2p1 है, और लिथियम यहाँ पे आ गया 2s1, ये क्लोजर टू न्यूक्लियस है। तो यहाँ भी एक्सेप्शन यहाँ तक गया, तो बचा ही क्या, उसके बाद तो पीरियड में वेरिएशन बचने के लिए क्या बच गया, लगातार फिर बढ़ेगा, तो बढ़ेगा किसका, तीन ही एटम बच गया ना, कौन सा, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये हो गया ग्रुप का वेरिएशन। तो ये बहुत कम पूछते हैं, बट कभी पूछा तो ये एडवांस में ऐसे लिखना होगा तुम्हें, ठीक है। इसे नोट्स में कॉपी कर दो, लिख लो अपने नोट्स में, लिख देना ही। लिख लिया ना, ओके। ओके, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। अब इसके बाद वाला क्या देखोगे ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इसमें क्या होगा, लोएस्ट, क्रिप्टॉन, देन मैग्नीशियम, ग्रुप 2, ग्रुप 18, ग्रुप 2 ना, ये हो गया फुल्ली फिल्ड 3s2 3p6 3s2। उसके बाद ये इसका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, सिर्फ इसी दो का डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, ग्रुप 2, ग्रुप 15, और नाइट्रोजन। फॉस्फोरस का नहीं होता, फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, कम करेगा बट करेगा। हाँ तो उसका कम हो जाता है तो कहाँ पे आ जाएगा, जैसे सोडियम का बढ़ के किधर चला गया, एल्यूमिनियम के बाद, तो फास्फोरस का बढ़ के किधर चला जाएगा, तो थोड़ा रॉन्ग हो गया। हाँ ये तो ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, NaMg, फास्फोरस थोड़ा कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इंक्रीजेस, ये इंक्रीज होता है। तो फास्फोरस का थोड़ा कम होगा, कम होगा तो क्या होगा, सिलिकॉन से ज्यादा ना होकर सिलिकॉन से थोड़ा कम हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा। ऑर्डर क्या आ जाएगा फिर, KrMg तो छोड़ दो, वो तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, बाकी सब में डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, ये सबका डेल्टा एच
नेगेटिव होगा, और इन द पीरियड बढ़ना भी है। तो एल्यूमिनियम देन निकल, सोडियम सॉरी, एल्यूमिनियम क्या है 3p1, तो ये 3s1 है। अब सोडियम के बाद क्या पड़ गया तुम्हारा, आना चाहिए था सिलिकॉन देन फास्फोरस, बट फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, कंप्लीटली फिल्ड है ना, ये बैक आ गया, बल्कि हाफ फिल्ड है ना, थोड़ा पहले आ गया, पी देन एस आई हो गया। पी का रीजन क्या था 3p3, और ये 3p2, उसके बाद एजिटिस, एजिटिस के लिए बचा ही कितना, 6 तो लिख चुको, 2 ही तो बचा, कौन सा, एक सल्फर एक क्लोरीन, ये भी नोट कर लो, आएगा ये भी नहीं जल्दी, बट कभी जेई एडवांस में आया था कर सकते हो। उसके बाद अच्छा वो नहीं है, आर्गन नहीं है, वो नीचे की लिस्ट में क्या, आर्गन गलती से आ गया था, इसे हटा दो। हाँ, तो इसे, बल्कि आर्गन तो है ना, आर्गन यहाँ पे कर दो फिर, अभी सही हो गया ना। क्लियर हो गया सबको अभी ये। उसके बाद देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड ग्रुप 15 ग्रुप एलिमेंट आर एक्सेप्शनली लो ड्यू टू देयर फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव लिखा दिया है, वो निगेटिव नहीं, वो डेल्टा एच पॉजिटिव है, नोट्स को करेक्ट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एच निगेटिव नहीं पॉजिटिव, फॉर व्हाट, ग्रुप 2, 18 और नाइट्रोजन, ऐसे। ये ध्यान देखना, गलती से निगेटिव लिखा गया, उल्टा हो जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव है सबका, इलेक्ट्रॉन गेन करते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव आता है इनका। उसके बाद वही दिखा हुआ कि किसका ऑलमोस्ट जीरो लोगे, बेरेलियम का, ग्रुप 2 का है, नाइट्रोजन का ऑलमोस्ट जीरो लोगे, ग्रुप 18 भी होगा, इसके अलावा जिंक मैंगनीज, जिंक एमएन भी होगा, क्यों, एमएन भी तुम्हारा हाफ फील्ड है, जिंक पे देखो कंप्लीटली फील्ड है, 4s2 3d10 है, एमजी का भी क्या है 3s2 है, तो ये सब का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट जीरो लेंगे। क्लियर हुआ ना, हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड, कौन सा, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बेरियम रेडियम, ये सब हो गया, और क्या हो गया इधर, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम नियॉन आर्गन वगैरह ये सब हो गए, और कौन सा हो गया, जिंक हो गया, एमएन हो गया, ये सब का ऑलमोस्ट जीरो इलेक्ट्रॉन है एफिनिटी, मतलब ये सब का कोई टेंडेंसी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर करे, यही दिया ना नोट्स में। ओके, अब डाउन द ग्रुप की बात करें हम लोग, ग्रुप में जाओगे तो क्या होता है, इधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, बट यहाँ भी एक्सेप्शन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कर रहे हैं ना हम लोग, तो हमेशा थर्ड पीरियड का इससे ज्यादा होगा, तो क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, तो ऑर्डर क्या हो जाता है, वो क्यों, वो बाद में, ये भी आना ही आना है, ये पॉइंट आना ही आना है, ये वाला, क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन, ऐसे ऑर्डर आ जाता है। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम, तो ऑक्सीजन का सल्फर से कम होगा, सल्फर से क्या सबसे कम हो जाता है, बट इतना हो गया कि थर्ड पीरियड का हमेशा सेकंड से ज्यादा होगा। थर्ड पीरियड में कौन सा है, क्लोरीन, तो क्लोरीन का ग्रेटर देन फ्लोरीन, मतलब ये लिखा गया है पीरियड नंबर 3 ग्रेटर देन पीरियड नंबर 2, मतलब क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, सल्फर ग्रेटर देन ऑक्सीजन, वो बात अलग है कि सेलेरियम इज ऑल्सो ग्रेटर देन ऑक्सीजन, टेलेरियम इज ऑल्सो ग्रेटर देन ऑक्सीजन, बट सल्फर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन तो है ही ना, ये चीज तो नहीं कट रही है ना पीरियड 3। उसी तरह फॉस्फोरस ग्रेटर देन नाइट्रोजन, सिलिकॉन ग्रेटर देन कार्बन, देखो दिया हुआ है ना, बोरॉन एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम ग्रेटर देन बोरॉन, अब बेरिलियम मैग्नीशियम का ऑलमोस्ट जीरो हो तो छोड़ ही दो फिर, और क्या होगा, सोडियम और लिथियम में ये नहीं चलता, इसमें लिथियम का ही ग्रेटर होगा, केवल अल्कली मेटल को छोड़ दो, तो बाकी सब में एक्सेप्शन हो गया, थर्ड पीरियड का ग्रेटर देन द सेकंड। देखो अब नीचे ऑर्डर दिया हुआ सर, इसको लेके ऑर्डर क्या दिया हुआ,
वही जो मैंने बताया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये कहाँ चला गया यहाँ पे, तो याद कर लेना, क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। और क्या दिया हुआ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम। तो ऑक्सीजन लास्ट में जाता है, ये भी पूछ लेते बोलो। सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, ऑक्सीजन, कई बुक में दिया भी नहीं है कि लास्ट में चला जाता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम दिख रही है। उसी तरह नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो नाइट्रोजन तो पॉजिटिव ही है, यही है ना, तो फास्फोरस का ग्रेटर हो गया था, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो यहाँ मेटल, कुछ नॉन मेटल है, कुछ मेटलॉइड है, कुछ यह है, इधर इंक्रीज करते चला जाएगा वो। नाइट्रोजन का सबसे कम हो गया, ये तो छोड़ दो, लोएस्ट हो गया। फास्फोरस का ग्रेटर पड़ जाएगा। देन ये तो वो ऑर्डर दिया हुआ है, BISP, AS, P और N। तो तुम्हें सिर्फ ये दो से काम है, ये दो मेन आएंगे, राइट। उसके बाद एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरॉन लास्ट में चला गया। तो यहाँ भी बोरॉन सेटल होके सबसे कम पे चला जाता है ना, ठीक है। तो एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन बोरॉन, तो बट इतना तक लर्न नहीं करना, ग्रुप 17 16 लर्न करो, काफी हो गया। हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, जेई एडवांस का कई बार का आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी अच्छे से लर्न कर देना, एकदम लर्न कर देना ये वाला क्वेश्चन। कौन कौन सा है, आयोनाइजेशन एनर्जी बताना है, आ रहा है भी था, उसके बाद भी सब गलत करके आते हैं। FCl-, F- और Cl। तो तुम्हें आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना है। तो Cl गैस जब इलेक्ट्रॉन बना तो Cl- बन गया, तो यहाँ पे डेल्टा H क्या होता है, निगेटिव। तो Cl- जब Cl गैस और इलेक्ट्रॉन बनाएगा तो क्या होगा, डेल्टा H निगेटिव, मतलब अच्छा भी इतना जल्दी आदत नहीं पड़ा होगा, एनर्जी रिलीज, क्लियर ना। तो यहाँ क्या होगा, इसी का अपोजिट प्रोसेस है ना, डेल्टा H पॉजिटिव मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब, यही होगा ना। मतलब Cl एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl- बना तो एनर्जी रिलीज किया था, Cl- से Cl गैस बना होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा वो। तो ये बताओ किससे आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, निगेटिवली चार्ज से कि न्यूट्रल से। हाँ, निगेटिवली चार्ज है, निगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन देने को रेडी है, और एक न्यूट्रल है उससे निकालोगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, F+ गैस में। और इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देता, ऊपर से एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज से तुम इलेक्ट्रॉन ले जा सकते हो क्या, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज बनते जाएगा। ये चारों में बताना है तुम्हें। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, बट उस पर ऑलरेडी एक एक निगेटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला हुआ उसे। F- तो वो बन जाएगा, F- इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भी F बनेगा, बट F से तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो F+ बनेगा। तो फ्लोरीन क्लोरीन से निकालना इट इज वेरी डिफिकल्ट, कोई नहीं निकाल पाता, तो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाते। बट F- Cl- है तो उस पर निगेटिव चार्ज है, तो उससे इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो न्यूट्रल बन के स्टेबल रहेगा उसके बाद। हाँ, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो करके बताना मुझे। तो फ्लोरीन क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है ये बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा है, हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीजेस। हाँ, तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन। अब ये दोनों में बताओ, Cl- और F गैस और इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा थी, किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्लोरीन की फ्लोरीन। क्लोरीन और फ्लोरीन में यहाँ पे करोगे तो यहाँ लेस एनर्जी रिलीज, यहाँ क्या होगा, मोर एनर्जी रिलीज। कैसे, क्लोरीन का ग्रेटर देन फ्लोरीन था ना, तो मोर एनर्जी रिलीज क्लोरीन में, एंड फ्लोरीन में लेस एनर्जी रिलीज, यही है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा था, क्लोरीन का, इसीलिए क्वेश्चन आता है। क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया तो बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दिया, मान लो 50 जूल रिलीज किया, तब 50 जूल दो तब इलेक्ट्रॉन देगा वो वापस। जबकि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया तो 20 जूल ही रिलीज किया, तो उसे 20 जूल दे दो तो इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा, तो किसमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ जा रहा है तुम्हें, Cl- में ना। तो यहीं पे एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है। फ्लोरीन क्लोरीन तो झुटमुट को उलझाने को दे दिया है, मेनू से F- Cl- चाहिए वो। तो फिर Cl- का ग्रेटर देन F-, यही टर्निंग पॉइंट है, Cl- क्यों यहाँ पर है।
सोच लो, अभी क्लियर हुआ या डाउट है वो बताओ। ओके, क्लियर है। उसमें लिखा हुआ है एनायन ऑलवेज हैव द लेस आयोनाइजेशन एनर्जी देन द प्रोडक्ट। डाउट पूछो प्रदीप, इसमें क्या पॉइंट पे डाउट है वो बेटर है देन पूरा को पूरा एक्सप्लेन करें। हाँ प्रदीप बताओ। 17, फिर 4 लोग गायब हो गए 7-26 में ही। हाँ प्रदीप बताओ। सर डाउट इसमें था कि Cl माइनस F माइनस से पैसे पहले कैसे आया, वो जरा वापस एक्सप्लेन करो ना। ओके, Cl माइनस और F माइनस वाला पार्ट है। ठीक है, तो देखो क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया तो Cl माइनस बना, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा थी, मतलब क्लोरीन बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, Cl माइनस बनेगा, तो Cl से Cl माइनस बना, मान लो 100 जूल रिलीज कर गया, तो वापस Cl माइनस से Cl बनाओगे तो तुम्हें 100 जूल देना पड़ेगा फिर। ठीक है, अब फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया तो F माइनस बन रहा है, फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो F माइनस बनेगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, हो सकता है 25 जूल ही एनर्जी रिलीज करे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी बताया क्लोरीन की ग्रेटर देन फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन 25 जूल ही रिलीज किया जब F से F माइनस बना, तो उसको F माइनस से F बनाना था, 25 जूल वापस दे दो तो F माइनस से F बन जाएगा। तो किसमें ज्यादा एनर्जी लग गया इलेक्ट्रॉन निकालने में? क्लोरीन में ना। क्लोरीन ने 100 जूल रिलीज किया था, तो 100 जूल दे रहे हो तो बाहर आएगा। फ्लोरीन ने 25 जूल रिलीज किया था F माइनस बनने में, तो F माइनस से F बनाने में तुम्हें फिर से वापस 25 जूल ही देना पड़ेगा। हाँ प्रद्युम्न, क्लियर हुआ अभी? समझ में आया? ओके, इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सबको समझने में एक बार तो समझ में आ जाएगा, क्या एग्जाम में 1.5 साल के बाद रिपीट करके इतना लर्न कर पाओगे कि नहीं, वो मैटर है। केमिस्ट्री का मैटर एक ही है, क्या उस समय तक रिवाइज करके रख पाओगे कि नहीं, उतना इजीनेस होगा कि नहीं। केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स मैथ सब में है यही चीज है। अब ये तो बताया नहीं कि सेकंड पीरियड का क्यों ज्यादा था। सेकंड पीरियड वाले जो होते हैं ना, कॉम्पैक्ट इन साइज होते हैं, जैसे फ्लोरीन लोग है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ऐसे छोटा साइज है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो इसमें एक तो अट्रैक्शन आएगा न्यूक्लियस का, और ये इस इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और ये क्या है? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। कौन सा ज्यादा होगा? ज्यादा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ही होगा, नहीं तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज कैसे किया उसने? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो पॉजिटिव ही है, फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दो तुरंत कैप्चर करेगा, बट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज सिग्निफिकेंट। इंटर इलेक्ट्रॉनिक, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन और इसके फ्लोरीन का जो क्लाउड है, क्लोरीन का थोड़ा डिफरेंट है। क्लोरीन ऐसे लोगे तो वो पूरा डिफ्यूज साइज है इलेक्ट्रॉन का, ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा ना, तो जो फ्रेश इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है इस पर अट्रैक्शन फोर्स तो न्यूक्लियस लगा रहा है, बट ये रिपल्सन फोर्स क्या हो गया? रिपल्सिव फोर्स इज वीक। तो ओवरऑल क्लोरीन आराम से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा देन फ्लोरीन। इसलिए पूरे थर्ड पीरियड वाले सिर्फ ये वर्ड याद कर लेना, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ये दो वर्ड याद कर लेना। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज ग्रेटर इन सेकंड पीरियड एलिमेंट, इसलिए सेकंड पीरियड का थर्ड पीरियड से कम होता है। सबको क्लियर हो गया अभी? ओके। ये भी एक क्वांटिटी आएगा, ये क्वेश्चन आते ही रहता है। एक्स गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन गया? एक्स माइनस गैस। अब एक्स माइनस गैस से एक इलेक्ट्रॉन बाहर करोगे तो एक्स गैस प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स गैस। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, डेल्टा एच मान लो -x किलो जूल है, इतना एनर्जी रिलीज किया, तो यहाँ पे क्या होगा?
इसका डेल्टा एच कितना होगा? ये तो उसी का अपोजिट प्रोसेस लिखा ना, मतलब तुम्हें प्लस x किलो जूल देना पड़ेगा। तो वापस आया, वही बताया कि Cl इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस बना, तो मान लो 100 जूल रिलीज किया। अब Cl माइनस से Cl बनाओगे तो 100 जूल वापस दो उसे, तो डेल्टा एच क्या हो गया? पॉजिटिव ना। x माइनस गैस से x गैस और इलेक्ट्रॉन बन गया। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसको आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ x माइनस गैस बोल सकते हो ना। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ x माइनस गैस बोल सकते हैं। हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ x माइनस गैस बोल सकते हैं क्या? ओके। तो ये चीज हो गया कि इसको बोलोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इस पे क्वालिटेटिव मतलब ये ऐसे कैसे बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स गैस इज बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस गैस। दोनों तो एक ही डेटा है ना, तो ये चीज यूज करते रहते हो। उसी तरह एक और डेटा का यूज करते हैं, एक्स गैस जब एक्स प्लस बन जाए और इलेक्ट्रॉन आ गए है ना, और इसी का अपोजिट लिख दो, एक्स प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके एक्स गैस बन जाए, तो ये डेल्टा एच मान लो कि कुछ एक्स किलो जूल देना पड़ा तुम्हें। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो एक्स आ गया, तो उल्टा प्रोसेस करोगे तो डेल्टा एच माइनस एक्स होगा। तो दोनों में तो सेम ही एनर्जी रिलीज होगा, बस रिएक्शन को उल्टा लिख दिया गया, अपोजिट किया गया ना। तो एक्स गैस हो गया। इसको क्या बोलेंगे जब एक्स गैस आ गया? दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स गैस। ये किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स प्लस गैस। ये सेकंड स्टेप क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स प्लस लिख सकते हो ना। बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स गैस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स प्लस गैस। ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसमें सोचो क्या डाउट है? एक बार भी सोचो, समझ में आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? नोट्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, देख लो ये। ओके डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या क्या इंपॉर्टेंस है? जो इलेक्ट्रॉन जल्दी कैप्चर करेगा, मतलब वो आराम से एनायन बनेगा, फर्स्ट पॉइंट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, ईजीई, तो वो एनायन ईजी बनेगा। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है उसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हो गए? नॉन मेटल्स, वही इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर? तो ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और मेटल क्या कहलाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। अब तक तो ये लर्न हो गया होगा, मेटल रिड्यूसिंग एजेंट और नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बताओ डाउन द ग्रुप क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर। मेटल मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे पाए, तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ले लो। थैलियम मेटल की ओर आ गया, बोरॉन नॉन मेटल है। लिथियम से सीजियम क्यों जाओ, तो सीजियम ज्यादा मेटालिक मानेंगे, लिथियम को कम मेटालिक मानेंगे। तो लिथियम कोवैलेंट बनाता भी है, मतलब नॉन मेटल जैसा थोड़ा हो गया वो। बेरिलियम भी एम्फोटेरिक की ओर चला जाता है। उसके बाद क्या हो गया? बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड या रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा? डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो गया, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे पाए वो रिड्यूसिंग नेचर होगा। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड में क्या हो गया? Li2O, Na2O, CH2O, कौन सा ज्यादा बेसिक है? तो जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है वो ज्यादा बेसिक होता है, यही होता है ना। हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी जिसका कम होगा वो ज्यादा बेसिक होगा। तो लिथियम से सीजियम में सीजियम का ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा। तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड तो बहुत पूछता है, डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर बढ़ते जाएगा।
जैसे B2O3 उससे स्टार्ट करो तो B2O3 क्या होगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो एसिडिक होगा। एल्यूमिनियम गैलियम को जाओगे तो तुम्हारा एम्फोटेरिक होगा, दोनों से रिएक्ट करेंगे। बट जहां थैलियम पे चलेगा वो मेटल ऑक्साइड हो गया तो बेसिक हो जाएगा। ऑक्साइड्स, मेटल का ऑक्साइड बेसिक क्यों होता है? जैसे Na2 को हम लोग बेसिक बोल रहे हैं, क्यों बेसिक बोलते हो? ये वाटर से रिएक्ट करके बेस बन जाएगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड। और नॉन मेटल का ऑक्साइड्स को क्या बोलोगे? जैसे SO3, इसको वाटर में डालो, इसको बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड। क्यों बोलते हो एसिडिक ऑक्साइड? वाटर से रिएक्ट करो ये एसिड बन जाता है और ये बेस बन जाता है। मेटल्स का ऑक्साइड रिएक्ट करके बेसिक हो जाते हैं और पी ब्लॉक वाले क्या बन जाते हैं? एसिडिक बन जाते हैं। तो पी ब्लॉक वाले ऑक्साइड एसिडिक कहलाएंगे, एस ब्लॉक वाले बेसिक कहलाएंगे। मेटल ऑक्साइड सर बेसिक, अच्छे से याद कर लो, क्यों? वो बेस बन जाते हैं वाटर से रिएक्ट करके, और नॉन मेटल वाले एसिड बन जाते हैं। और जैसे एल्यूमिनियम ले लोगे तो एम्फोटेरिक हो जाता है, वो दोनों से रिएक्ट करता है। तो बेसिक ऑक्साइड बहुत आएगा। तो इन द पीरियड बेसिक ऑक्साइड ऑफ द नेचर इंक्रीजेज और डिक्रीजेस। इन द पीरियड क्या होगा? नॉन मेटल से, सॉरी, मेटल से नॉन मेटल की ओर जा रहे हो, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की ओर। हाँ, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो क्या होगा? बेसिक नेचर इन द पीरियड डिक्रीजेस, राइट, क्योंकि वो एसिडिक होते चला गया। SO3 की ओर जाओगे एसिडिक हो गया वो सब। P2O5 लोगे H3PO4 बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। N2O5 लोगे HNO3 बन जाएगा। Cl2O7 लोगे HClO4 बन जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है सब, तो उसे एसिडिक ऑक्साइड है। तो वो एसिडिक नेचर इन द पीरियड डिक्रीजेस और बेसिक इंक्रीजेस। यही दिया हुआ ना, बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड इन द पीरियड क्या होगा? इन द ग्रुप इंक्रीजेस और इन द ग्रुप इन द पीरियड डिक्रीजेस। बेसिक से एसिडिक की ओर आते जाएगा। तो वही उसका अपोजिट वहां पे दिया हुआ, नॉन मेटालिक एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड या ऑक्साइडिंग नेचर इन द पीरियड इंक्रीजेस, इन द ग्रुप डिक्रीजेस। कहने को बहुत छोटा पॉइंट है, इसको अच्छे से समझना है, एक एक चीज तो क्लियर हो जाएगा। एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड बढ़ते गया ना। हाँ, तो ये अच्छे से याद कर लेना, जो एरो वाला दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ा सा कर लेते हैं, 10 मिनट और कर लें, 10 मिनट और। ओके, यस, एवरीवन इज सेइंग यस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? ये टेंडेंसी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो मैंने असाइनमेंट भेजा था उससे कर लेना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये टेंडेंसी टू अट्रैक्ट व्हाट, डेफिनेशन अच्छे से दिया, शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और वो किसको अट्रैक्ट करता था? ये एक टेंडेंसी है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या, एक प्रोसेस है। ये जस्ट एक टेंडेंसी के शेयर्ड पेयर को खींचता है, और ये भी किसको, शेयर्ड पेयर को करता है। वो एक इलेक्ट्रॉन को हटाता लेता था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से यही डिफरेंस है। सो इट इज डिफाइंड as what, tendency of atom of element to attract the shared pair of electron towards the single covalent bond। जैसे HF हो गया, तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में स्टेबल नहीं रहेगा। ये फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसा अपनी ओर पुल करेगा। क्यों? फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यही है ना, मतलब ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। जेड इफेक्टिव इन द पीरियड बढ़ता है ना, तो ये शेयर्ड पेयर को अपने ओर पुल करेगा। तो पुल करके क्या हो जाएगा, ये जो ऐसे डॉट से दिखाओगे तो फ्लोरीन इसके पास चला गया, और इसका ऑर्बिटल पिक्चर दिखाओगे तो फ्लोरीन और ये इसके ओर दिखेंगे ही नहीं, सब क्लाउड ऐसे फ्लोरीन की ओर चला गया, ऐसे अट्रैक्ट होकर। इस साइड क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस, और इधर डेल्टा प्लस। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो फ्लोरीन की ओर अट्रैक्ट हो गया। तो इन द पीरियड क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, so electronegativity increases, no exception। in the group electronegativity decreases। तो इसलिए इसमें वेरिएशन नहीं पूछेंगे, वेरिएशन आई और ये का ही पूछेंगे। क्या उसमें एक्सेप्शन है ना, ग्रुप 2 ग्रुप वाले उधर हो गए। हाँ, तो दोनों में एक्सेप्शन प्लान करके रखना, एक्सेप्शन ही आएगा। इसमें क्या होगा, नो एक्सेप्शन। इन द पीरियड इंक्रीजेस, इन द ग्रुप डिक्रीजेस। तो पीरियोडिक ट्रेंड वही हो गया कि इंक्रीज हो गया, तो फ्लोरीन क्या हो गया, लास्ट में बढ़ गया। अब
ये वैसे तो इनर्ट गैस आना चाहिए था, बट इनर्ट गैस तो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, तो शेयर्ड पेयर उसे मिलेगा कैसे? तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाँ, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, राइट। अब डाउन द ग्रुप क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, तो लगातार डिक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तुम्हें लिखना होगा तो कैसे होगा? LiBeCNOF ऐसे। तो इसको आर्बिट्रेरी 4 मान लिया गया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये 0.5 कम होगा, 3.5 3। पॉलिंग स्केल पे बात कर रहे हैं हम लोग, ये 2.5 पॉलिंग का एक स्केल आएगा अभी, 2 1.5 1, मतलब बहुत इजी है लर्न करना, सब में 0.5 हटाते चले जाओ। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यही तीन है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, फ्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन भी 3 के करीब है, ब्रोमीन और कम, आयोडीन और कम, यहाँ भी ऑक्सीजन सल्फर ऐसे कम होते जाएगा। हाइड्रोजन का 2.1 है, हाइड्रोजन फास्फोरस एक ही जैसा होता है, फास्फोरस का भी 2.1 ही है, ऐसे है। तो 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है वो याद कर लोगे, हाइड्रोजन का 2.1 है, ये याद कर लोगे, बाकी की जरूरत नहीं पड़ती। डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस और इन द पीरियड इंक्रीजेस। तो देखो पीरियोडिक ट्रेंड में क्या हो गया, क्रॉस द पीरियड लिखा हुआ है कि बढ़ते जाता है, तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, यही है ना? ओके। नेक्स्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इनवर्सली रिलेटेड टू साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हुआ क्यों? साइज कम हुआ था, यही था ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इनवर्सली टू आर, डायरेक्टली टू चार्ज, और ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा डायरेक्टली। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है ये बाद में आएगा, बट अभी ये याद रखो, sp इज ग्रेटर देन sp2 देन sp3। अब ये सब क्या है ये बाद में करेंगे, बट अभी ऐसा पूछा था लिख लेना। परसेंट एस कैरेक्टर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये s और p को मिला के बना है, 50% s 50% p तक। s का कैरेक्टर 50% होता है। sp2 में एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मिला के बना हुआ। ऐसे ही बहुत वास्ट कंसेप्ट है, केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। s का एक ऑर्बिटल और p के दो ऑर्बिटल बना के बनाया गया, तो s का परसेंट कितना आ गया? 33.3%। यहाँ s का परसेंट कितना आ गया? एक ऑर्बिटल s का 3p का, तो 25% ना। s कैरेक्टर ज्यादा, s इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, s इज क्लोजर टू न्यूक्लियस। तो मोर s कैरेक्टर मतलब वो क्लोज टू न्यूक्लियस हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक स्टेटमेंट आएगा, सिर्फ ये याद रखो, sp ग्रेटर देन sp2 देन sp3, ये सब क्या है ये सब भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो, sp इज ग्रेटर देन sp2 देन sp3, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसा होता है। ओके, तो चार्ज पे कैसे होगा? जिसपे Fe2 प्लस Fe3 प्लस, कौन सा ज्यादा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा? Fe3 प्लस, चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब डिफरेंट स्केल दिया हुआ है, देखो पहला है मोलिकन स्केल। मोलिकुलर स्केल में क्या कर दिया गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एटम इज द इक्वल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ आई और ये। उसने क्या बोला ना, तुम्हें ये सब का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, स्केल वगैरह का, ये सब थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट साइड चल रहा है। तो आई एन क्या हो गया, कई बार हाँ ये हो सकता है सिंपल सिंपल अभी के टेस्ट के लिए आई और ये का डेटा दे दे, कुछ ई एन क्या, तो आई ई एन का वैल्यू आई प्लस ई एन बाई 2 बोथ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे हाइड्रोजन क्या देते तुम्हें, कि हाइड्रोजन मान लो कि आई है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कुछ दे दे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ई एन क्या होगा 13.6 प्लस 8 जो भी है बाई 2, जो कुछ आ जाए वो ई एन आएगा, वो डेटा दे दिया तो। क्लियर? इसको ची करके बताते हैं हम लोग, ग्रीक वर्ड है बट वो कोई बोलता नहीं, ची इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ही बोलते हैं हम लोग। नाउ पॉलिंग स्केल, above scale suffers with the limitation, क्यों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट नोन एक्सपेरिमेंटली। अब बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, तो तुम क्या उसको कैलकुलेट कैसे करोगे कितना एनर्जी रिलीज हुआ? क्लियर ना?
हाँ, डेटा विल बी गिवन। डेटा देके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया तो पूछ दिया, फॉर्मूला तुम्हें याद रखना चाहिए कि EN इक्वल टू आई प्लस EA/2। ये भी लेस इंपॉर्टेंट है, वो भी नहीं पूछता वो। ये सब स्केल वगैरह पूछेंगे ही नहीं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस पूछेंगे। ठीक है, पॉलिंग स्केल में क्या हो गया, पॉलिंग ने क्या मान लिया था, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया ना, ये सबका मालूम ही नहीं चल पा रहा था। एक्सपेरिमेंटली तो देख ही रहे हो, कई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं रहे। सोडियम को इलेक्ट्रॉन देने में कितना मुश्किल हो रहा है, तब Na- बना। अब उसका डेटा कौन चेक करे इतना, तो सबका डेटा मिला ही नहीं। ओके, अब ये क्या हो जाएगा फिर, पॉलिंग स्केल। पॉलिंग ने क्या कर लिया था कि देखो, दिस स्केल इज एक्सेप्टेड वाइडली एक्सपेक्टेड। क्यों यही एक्सेप्ट होता है? बिकॉज ये बॉन्ड एनर्जी के डेटा पे, बॉन्ड एनर्जी सबका मालूम है हम लोग का। तो वो 2 बॉन्ड एनर्जी लगता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे लिखता है वो, एक्स ए माइनस एक्स बी। ऐसे तो ची है ये, ची, इसको एक्स से ही लिखो। एक्स ए माइनस एक्स बी का जो मॉडुलस होगा ये होता है 0.208 इंटू डेल्टा। अब डेल्टा क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ डी बी। ऐसे, इसका मतलब जैसे एग्जांपल HF ले लो, HF, तो उसने फ्लोरीन का आर्बिट्रेली 4 मान लिया था, हाइड्रोजन का तो इससे आ जाएगा ना, तो एक्स फ्लोरीन माइनस एक्स हाइड्रोजन, फ्लोरीन का 4 मान लो, हाइड्रोजन का आ सकता है, यदि ये डेटा मालूम रहते 0.208 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ, विच बॉन्ड की बात कर रहा है, HF, मतलब HF को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी चाहिए, उस डेटा की बात कर रहा है। क्लियर हुआ ना? तो ये किलो कैलोरी पर मोल की बात कर रहा है। ये सब किस में होना चाहिए, किलो कैलोरी में। पूछेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए कौन सा हो गया, HH हो गया, मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 को ब्रेक करने में कितना एनर्जी लगा, इनटू बी क्या है, फ्लोरीन ना, तो फ्लोरीन मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2। तो सारे डेटा नोन है तुम्हें, बॉन्ड एनर्जी H2 का मालूम है, F2 का मालूम है, HF का मालूम है, XF मालूम है, तो XH आ जाएगा ना। XH आ गया तो इसके थ्रू और सब भी निकाल लो। तो सबके थ्रू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं ना, एक से दूसरा। हाँ, बॉन्ड एनर्जी डेटा किलो जूल पर मोल है, तो हम लोग क्या करेंगे उसे, XA माइनस XB विल बी 0.102 डेल्टा, ऐसा कर देंगे। यही होगा ना। यूजुअली हाइड्रोजन इज टेकन, वो लिखा हुआ है कि एक हाइड्रोजन ले लो, उसके उसी के साथ फ्लोरीन लो, क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, ऐसे ले लो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी as obtained by the Pauling scale are relative with respect to hydrogen, जिसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या ले लिया गया था उसने, 1 कर दिया गया था। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 1 कैसे लिए, कुछ रॉन्ग कर रहा है वो, 2.1 था। अच्छा, 2 मिसिंग है वहां पे, वो 2.1 करना होगा, नोट्स में चेंज कर देना। हाइड्रोजन का असाइंड वैल्यू 2.1 आगे कहीं दिया हुआ है, आगे एक जगह दिया हुआ कि हाइड्रोजन का 2.1 लेना। हाँ, और तो इसके थ्रू फ्लोरीन का आ गया, फ्लोरीन का कितना आ गया, 4 आ गया। HF ले लो तो H का मालूम है, तो F का आ जाएगा ना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का कोई यूनिट नहीं है, लिखा हुआ है ना, कोई यूनिट नहीं है। ऑर्डर दे दिया वहां पे, फ्लोरीन देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन देन क्लोरीन का भी उतना ही है, देन ब्रोमीन, सल्फर, कार्बन, आयोडीन, ऐसे है ना। अब नाइट्रोजन एंड क्लोरीन में नाइट्रोजन को हम लोग ग्रेटर मानते हैं, क्योंकि वो स्मॉल साइज है, तो चार्ज डेंसिटी उसका ज्यादा होता है देन क्लोरीन। तो जब 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात होगी तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन थोड़ा पीछे रह जाता है सेम रह के भी, क्योंकि साइज बड़ा है उसका, तो चार्ज डेंसिटी कम आ जाती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोलिकन और पॉलिंग में डिफरेंस क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोलिकन स्केल एक्चुअली 2.8 टाइम द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग आता है, पॉलिंग स्केल। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन की बात करें इन मोलिकन तो कितना आएगा वो, 2.8 इंटू पॉलिंग का 4 था, ये है ना, 11.2 आएगा फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन मोलिकन स्केल, क्योंकि पॉलिंग स्केल में कितना था, ये 4 था, तो 2.8 टाइम ज्यादा आता है। तो कभी भी पॉलिंग तुम्हें निकालना है, एक्स पॉलिंग स्केल, तो क्या होगा, एक्स मोलिकन स्केल बाई 2.8, और एक्स मोलिकन स्केल को क्या लिख सकते हो, आई प्लस EA/2 लिख सकते हो ना, आई प्लस EA/2 इंटू 2.8,
तो डायरेक्ट ऐसा भी दे सकता है, आई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दिया, एक्स पॉलिंग बताना है तुम्हें, तो भाई 5.6 से आ जाएगा ना ये। इजी, क्लियर हो गया। हाँ, एक, हाँ ये वैल्यू लर्न कर लो, फ्लोरीन क्लोरीन और फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो लर्न होना ही चाहिए, क्लोरीन और हाइड्रोजन भी लर्न होना चाहिए। लर्न ही कर लो पूरा, क्या फर्क पड़ता है। एक लास्ट स्केल बचा हुआ है, एल्रेड रॉको, ये कहीं पूछता नहीं है बट आ गया तो आ गया, कहीं कई बुक में दिया भी नहीं है। उसने क्या माना था, जेड इफेक्टिव को ही मान लिया था। अट्रैक्शन फोर्स कितना आता है न्यूक्लियस के बीच में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा होता है ना। तो Q1 मान लो जेड इफेक्टिव है न्यूक्लियस पे, और ये जेड इफेक्टिव इंटू ई चार्ज है, और यहाँ पे ई चार्ज है Q2। ये न्यूक्लियस हो गया जेड इफेक्टिव, वो लगा रहा है बाहर के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, ये फोर्स कितना वर्क करेगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा आएगा ना। तो वही उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी बेस पे एक डेटा निकाला कि 0.359 सारे कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वगैरह जेड इफेक्टिव निकाल के इंटू जेड इफेक्टिव बाई आर स्क्वायर, ये इंटू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वो से मल्टीप्लाई करके एक डेटा ले लिया, जेड इफेक्टिव बाई आर छोड़ दिया उसने। यही हो गया ना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के ले लो, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये तुम लोगों ने यूज किया वहां पे बोस थियरी में। तो ये इसको मल्टीप्लाई करके एक कांस्टेंट ले लिया 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव बाई आर स्क्वायर, प्लस एक कांस्टेंट दे दिया 0.744। क्लियर। तो आर क्या हो गया, रेडियस इन एंगस्ट्रम। इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बस लर्न कर लो एक ऐसा डेटा। अब इसका ग्राफ एक प्लॉट कर रहा है, तो यही नहीं आता है तो ग्राफ क्या आएगा। खैर ग्राफ में क्या करोगे, जेड इफेक्टिव को एक्स मान लो, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ए, सी ए है ना, तो स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये सी का वैल्यू 0.744 और यहां से गया ऐसे, tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.35 में। नाउ स्लेटर्स रूल ऑलरेडी वी हैव डन। अब बुकलेट पूरा सॉल्व कर जाओ, केवल हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी नहीं हुआ, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, और थोड़ा सा साइड कंसेप्ट बाकी रहेगा वो कर लेंगे, बाकी सब हो चुका है। हाँ, इसके लास्ट वाले 3 पेज अच्छे से लर्न कर लेना, नेचर ऑफ ऑक्साइड वाला जो है लास्ट 2 पीडीएफ का पेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से करके आओ।